नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं। गांधी जयंती पर आज हम कुछ विशेष पढ़ेंगे जो आपके प्रीलिम्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और मेंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो वो सारे टॉपिक जो गांधी जी से संबंधित है वो हम पढ़ेंगे। और गांधी जी से संबंधित हमारे प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो। तो हम जानेंगे कि कोई एक सामान्य व्यक्ति से विशिष्ट व्यक्ति कैसे बन सकता है जबकि उस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो, उसकी स्पीकिंग अच्छी ना हो। तो इसलिए कोई व्यक्ति गांधी जी से सीख सकता है कि कोई सामान्य व्यक्ति है हार्ड वर्किंग से कैसे कोई विशिष्ट बन सकता है। तो उन्हीं व्यक्ति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में। वो मोहनदास से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कैसे बने और हमारे देश को ना केवल आजाद कराया बल्कि विश्व को भी बहुत सारे मूल्य दिए, चाहे वो सत्य अहिंसा से संबंधित हो, लोकतंत्र से संबंधित मूल्य दिए। और हमारे देश में आज लोकतंत्र है तो उसमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। लोग अहिंसा संबंधी यात्राएं करते हैं तो उसमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे गांधी जी की यात्रा, उनके जन्म से लेकर और उनके अंत तक। अंत तो नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि गांधी जी कोई पर्सन नहीं है, वो एक विचार है। आज से 100 साल बाद गांधी जी की और महत्ता, मतलब की और स्टेब्लिश होंगे उनके मूल्य। और आज हैं लेकिन आगे चलकर और होंगे, तब कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये व्यक्ति था, इसने ऐसा काम किया। तो महान व्यक्ति कभी मरते नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं उनके बेसिक जीवन से, क्या कहां से स्टार्ट हुआ उनका। ये सब बातें आप लोगों को पता होगी, तब तब भी हम थोड़ा सा ब्रीफ में कर देते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ और इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, माताजी इनकी पुतलीबाई थी। 13 साल की उम्र में इनका विवाह हुआ कस्तूरबा बाई से और इनकी अरेंज मैरिज थी। और इनके 4 सन थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब 18 साल की उम्र में 1888 में गांधी जी पढ़ने के लिए लंदन गए और वहां पे वो लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी से जुड़े, जहां पर उनकी मुलाकात हुई हेनरी डेविड थ्योरो से और लियो टॉल्स्टॉय से। और इन दो व्यक्तियों का गांधी जी के जीवन जीवन में उनकी फिलॉसफी निर्धारित करने में बहुत बड़ा योगदान में, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और ये सरवाना से प्रभावित थे, हरिश्चंद्र से प्रभावित थे, भगवत गीता से इनका अटैचमेंट था। पुतलीबाई इनको गीता के माध्यम से गीता को मतलब कि इनको सुनाती थी। और एक तमिल लिटरेचर है जिसको बोलते हैं थिरुकुलर, तो इससे भी ये मतलब कि प्रभावित थे। और इनके मतलब कि जीवन निर्माण में इनके जो सिद्धांत हैं, इनकी जो फिलॉसफी है, उसके निर्माण में इन सब चीजों का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन गांधी जी 10 जून 1891 में इंडिया आए 2 साल के लिए और उनने लॉ की प्रैक्टिस करना चाही, लेकिन उनको भारतीय कानूनों का ज्ञान नहीं था और आत्मविश्वास की कमी थी। तो इसलिए वो कहाँ चले गए ट्रायल के लिए? एक साउथ अफ्रीका चले गए 1 साल के लिए। इस बात को ध्यान रखना। ये वही व्यक्ति है जिसने अंग्रेजों को भारत देश से भगाया और जिसमें आत्मविश्वास की कमी थी, भारतीय कानूनों का ज्ञान नहीं था। तो आप इनसे सीख सकते हैं। मतलब कि ये पब्लिक में बोल नहीं सकते थे, आत्मविश्वास की कमी थी। तो इसलिए इन्होंने अपना ऐसा वेशभूषा बनाया, बॉडी लैंग्वेज बनाई कि लोग इनके सिद्धांतों से क्या हो, अट्रैक्ट हो। और आपको पता है किसी को इन्फ्लुएंस करने में बॉडी लैंग्वेज का सबसे बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ सकते हैं, इनसे प्रेरणा ले सकते हैं अपने जीवन में, अपने कैरियर में। तो कभी निराश नहीं होना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। आत्मविश्वास नहीं है तो प्रैक्टिस के बाद आत्मविश्वास आ जाएगा। लेकिन जब वे साउथ अफ्रीका गए तो वहां पे इनने सब काम अंग्रेजों के अत्याचार देखे। और ऐसा कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका इनके लिए एक प्रयोगशाला थी, वहां से कुछ सीख के आए
और इनने इंडिया में अप्लाई किया कि वहां पे इंडियन थे और यहाँ पे भी इंडियन और अंग्रेज थे, वहां पे भी भेदभाव होता था, यहाँ पे भी एक काम होता था। सबसे पहली 1893 में उनके साथ घटना हुई। फर्स्ट क्लास उनके पास टिकट था, ट्रेन में वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे, लेकिन अंग्रेजों ने उनका हाथ पकड़कर उनको बाहर फेंक दिया ट्रेन से। तो उनको अनुभव हुआ कि ये तो भेदभाव हो रहा है, रंग भेद की नीति हो रही है, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास जो कंपार्टमेंट है केवल व्हाइट लोगों के लिए अलाउ थे, उसमें इंडियन और ब्लैक पीपल उसमें अलाउ नहीं थे। तो गांधी जी को पहली बार समझ में आई कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, ब्लैक लोग मतलब कि भारतीय लोगों के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो इस बात को उन्होंने पहली बार महसूस किया। तो गांधी जी ने कहा कि आज आप लोगों ने मेरा हाथ पकड़कर ट्रेन से बाहर किया है, हम आपको भारत से बाहर करेंगे हाथ पकड़कर, तो आपको बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी फिर। ठीक है। तो इस बात को उन्होंने दिल पे ले लिया और आगे चलकर आपने देखा ही 1947 में अंग्रेज कहां हमारे भारत देश से बाहर चले गए। और इस इम्पैक्ट का उनका सीरियस उनके दिल और दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ा, तो उन्होंने ठानी कि हम इस रंगभेद की नीति को खत्म करेंगे। और 1894 में उनने सोचा कि हम एक साल के लिए और क्या होंगे, एक्सटेंड करेंगे साउथ अफ्रीका में और यहाँ पे वो रहेंगे। और उनने एक नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, जो इंडियन राइट के बारे में बात करती थी, जो भारतीय लोग वहां पे रह रहे हैं उनके अधिकारों के बारे में बात करती थी, उनके अधिकारों के बारे में लड़ती थी। फिर जब एंग्लो वॉरियर वार लड़ा जा रहा था 1899 में, जिसमें साउथ अफ्रीका के लोग जख्मी हो रहे थे, तो उनकी सुरक्षा मतलब कि ब्रिटिश सोल्जर के सपोर्ट के लिए एक इंडियन एम्बुलेंस कॉप्स की स्थापना की, ताकि उनकी जो घायल व्यक्ति हो रहे हैं, सोल्जर लोग हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं, तो उनको किया गया है, उनको चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है। 1901 में भारत आए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन अटेंड किया और उनने कहा कि ये तो लाल कारपेट पे चल रहे हैं लोग यहाँ पे, तो भारत की लड़ाई की स्वतंत्रता के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो उनका दिल दुखी हुआ, तो फिर वापस वो साउथ अफ्रीका चले गए 1901 में। लेकिन 1902 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में एक लॉ ऑफिस स्टेब्लिश किया और वहां से उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। 1904 में उनकी मीटिंग कालीन बख्श से हुई और इन दोनों ने मिलकर एक कम्युनल फोनिक्स सेटलमेंट स्टेब्लिश किया और एक सत्याग्रह का आइडिया आया, जिसको उनने कहा कि एंटी एशियस्ट लॉ हैं, एंटी जो जो एशियन लॉ हैं, रेसिस्ट हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, इस मतलब की लॉ के खिलाफ यहाँ पे काम कर रहे हैं, इंडियन व्यक्तियों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो इस बात में एक आया कि सत्याग्रह करेंगे ताकि हमारे अधिकार हैं वो सुरक्षित हों। फिर गांधी जी को 1908 में अरेस्ट कर लिया गया। वो पासबुक नहीं कैरी कर रहे थे, इसके बाद रिलीज किया गया। तो उसके दौरान जो 100 जोहान्सबर्ग में बहुत सारे इंडियन लोग थे, उनने अपनी पासबुक को क्या कर दिया, जला दिया गया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि गांधी जी और कलिन वक्त ने एक टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की जोहान्सबर्ग में, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और गांधी जी का बेस साउथ अफ्रीका बना और यहां से वो कुछ सिद्धांत उनने सीखे अंग्रेजों की लड़ने के लिए, वो उनने भारत में अप्लाई किए और यहीं से उनकी भारत की यात्रा स्टार्ट होती है। इससे पहले 1913 में एक सीरियल जजमेंट आया, इसमें कहा गया कि इंडियन लॉ से अगर कोई मैरिज करता है तो वो इनवैलिड होगी, तो इसके खिलाफ उनने सत्याग्रह किया। और इसके बाद साउथ अफ्रीका में व्यक्ति मोहनदास से करमचंद, मोहनदास मतलब कि मोहनदास करमचंद से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की राह पर थोड़ी और अग्रसर बढ़े। लेकिन इसी दौरान वो भारत आए और उन्हीं सब सिद्धांतों को, उन्हीं सब चीजों को, शोषण को भारत में देखा। तो उनके
दिल और दिमाग में गहरा प्रभाव पड़ा, दर्द देखा उनने कि ये तो अंग्रेज भारतों का बहुत बड़ा उत्पीड़न कर रहे हैं, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सत्याग्रह करना चाहिए। ठीक है। तो इन सब चीजों से जानने से पहले 1915 में गांधी जी भारत आए और उनने इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उनके राजनीतिक गुरु आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले थे, उनके मेंटर में ज्वाइन किया। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की और उनमें सत्य और अहिंसा संबंधी जो भी मतलब कि सिद्धांत थे उनमें लोगों को सिखाया जाता था। सबसे पहला आंदोलन उनका चंपारण चंपारण सत्याग्रह था, सक्सेसफुल रहा। इसमें क्या करते थे अंग्रेज लोग कि इनको बाध्य करते थे किसानों को कि 3/20 भाग पर, मतलब कि 3 कटिया सिस्टम बोलते थे, इस पे आप नील की खेती करोगे। तो इससे क्या हो रहा था, तो चावल खाद्यान्न फसल वहां पर किसान नहीं कर पा रहे थे। तो इसके विरोध में राम कुमार शुक्ल गांधी जी को लेके आए और उन्हें चंपारण में आमंत्रित किया। तो गांधी जी ने वहां पे सत्याग्रह किया और इस दौरान किसानों को कुछ रियायत मिली और उनको बाध्य नहीं किया गया कि इस पे आप केवल इनकी खेती करेंगे। तो इस दौरान का गांधी की जो चंपारण सत्याग्रह था, तो यहां से इसकी पॉपुलरिटी गांधी जी की बढ़ी। तो उनका किसान आंदोलन यहाँ पे सफल रहा। दूसरा, उनने मजदूरों के खिलाफ 1918 में, फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक की। इसमें कुछ बोनस से संबंधित मामला था, तो इसमें भी गांधी जी को सफलता हासिल हुई। हाँ हाँ, मतलब कि हासिल हुई, तो उसको कुछ बोनस मजदूरों को दिया गया। 1918 में गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिया। इसमें क्या हुआ था, उस दौरान प्लेग था हमारे देश में और ब्रिटिश लगान संबंधी ऊंची दरें लागू कर रहे थे। तो किसान वहां के क्या थे, उस लगानों को देने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि प्लेग महामारी के कारण उनकी क्रॉप क्या हो रही थी, खराब हो गई थी। तो इस दौरान उनने इस सत्याग्रह में भाग लिया। तो इस दौरान उनने उस मतलब कि प्लेग को, मतलब कि जो लगान थे उनको रियायत उनमें दी गई और कहा गया कि जो किसान इच्छुक हैं वो दे सकते हैं और जो नहीं है वो नहीं दे सकते। तो भारतीय किसान कहाँ इच्छुक, वो नहीं, किसी ने नहीं दिया फिर लगान। ठीक है। दूसरा, 1920-22 में असहयोग आंदोलन चला और इसमें नेशनलिस्ट और पब्लिक की भागीदारी बढ़ी। इससे पहले जो कांग्रेस थी वो केवल पढ़े लिखे लोगों आंदोलन में, मतलब कि प्रार्थना पत्र के माध्यम से लोग क्या करते थे, प्रार्थना पत्र के माध्यम से लोग मतलब कि उसकी संवैधानिक मांग करते थे कि हमारे देश में भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोगों के अधिकार होने चाहिए। लेकिन असहयोग आंदोलन, एक रॉलेट एक्ट आया 1919 में, जिसमें बिना दलील और बिना उसका वकील का कानून बोला जाता था, लोगों को गिरफ्तार किया जाता था। इसी दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो इन्हीं सब कारणों के कारण गांधी जी ने कहा कि 1 वर्ष के अंदर अगर हमने आंदोलन चलाया तो हम स्वराज का क्या करेंगे, हासिल कर सकते हैं। तो इसी डेडिकेशन को ध्यान में रखते हुए हमारे सुभाष चंद्र बोस जी भी सिविल सर्विस में उनका सिलेक्शन हुआ था, तो वो वापस आए और आंदोलन में उनने कई लोगों ने भाग लिया। और लेकिन चोरा चोरी घटना हो गई। तो गांधी जी ने कहा कि स्वराज की गंध से मेरे नथुने फूटने लगे हैं। तो इस दौरान उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे सुभाष चंद्र बोस असहमत थे और कई भी लोग असहमत थे, चित्तरंजन दास असहमत थे, मदन मोहन मालवीय असहमत थे कि आप वापस नहीं ले सकते आंदोलन को। इस दौरान उन्होंने आंदोलन को वापस हुआ और गांधी जी की लोगों ने क्या की, आलोचना की। इसी दौरान उनको मतलब कि कई और 1920-22 से 1930 में कई और चीजें हुई, जैसे स्वराज पार्टी का गठन हुआ। ठीक है, ऐसी भी बहुत सारे चीजें हुई और वो अपना सम्मेलन हुए, गोलमेज सम्मेलन हुए प्रथम वाला। 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन आया और भारत को स्वराज देने संबंधी लेके आए और इनमें कोई भारतीय लोग नहीं था। तो इसमें लोगों ने विरोध किया कि साइमन कमीशन का हम विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें भारतीय संवैधानिकता की बात करने लोग आए हैं, लेकिन इसमें भारतीय लोग नहीं हैं। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि अगर आप इसका विरोध कर रहे हैं तो आप ऐसा कुछ बनाइए। तो इनने एक नेहरू रिपोर्ट बनाई 1928 में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई और कहा कि आप इन मांगों को पूरा करिए। लेकिन 1929 में नेहरू ने डिक्लेयर किया कि पूर्ण स्वराज वाली बात करेंगे। ठीक है, और
11 गांधी जी ने कहा कि हम क्या करो, आपको 11 मांगे इरविन के समक्ष रखी। 1930 में कहा कि हमको 11 मांगे पूर्ण करो, जिसमें था कि राजनीतिक के कैदियों की रिहाई करना, लगान को कम करना, सैनिक व्यय को कम करना, लोगों को लाइसेंस देने, हथियार रखने का, नमक कानून बनाने का, लोगों को अधिकार देना। ठीक है। और इसमें उन्होंने मुख्य मुद्दा बनाया कि हम नमक बनाएंगे, नमक बनाना सबका अधिकार है, तो इसलिए सभी लोगों की इसमें भागीदारी थी, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, किसान हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, ग्रामीण हो। तो इस आंदोलन में अधिकांशतः सभी लोग इसमें भागीदार रहे। ठीक है। और लोगों ने और साबरमती आश्रम से मार्च 1930 में एक डांडी मार्च निकाला, तो वहां से इसकी सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट हुआ और नमक कानून के विरोध में चालू होने लगा। ठीक है। इस आंदोलन को दूर करने के लिए और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ। 1931 में कहा कि कांग्रेस के बिना जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं वो खराब हैं, महत्वहीन हैं, तो इसलिए इसलिए कांग्रेस को इसमें शामिल करना चाहिए। तो गांधी जी उसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए और वो असफल रहा, क्योंकि जो आरक्षण वाले मामले पे गांधी जी सहमत नहीं हुए। अंबेडकर भी उसमें भाग लिए और एनी बेसेंट भी, सरोजिनी नायडू भी उसमें गई। ठीक है। तो सहमत नहीं रहे, तो वो असफल रहा। इसी दौरान 1932 में अंग्रेज कम्युनल अवार्ड लेके आए, दलितों को पृथक आरक्षण देने की बात की गई, जिसमें गांधी जी ने विरोध किया। और अब 1932 में गांधी और अम्बेडकर के मध्य समझौता हुआ कि हम आपको आरक्षण देंगे, आप पृथक निर्वाचन की बात छोड़ दीजिएगा। तो ये इस दौरान वो पृथक आरक्षण की बात चली गई। और इस दौरान गांधी जी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जो मतलब कि हरिजन लोग थे उनके उद्धार संबंधी बात करती थी। और हरिजन नेम से एक जर्नल भी निकाला, जिसको पीपल ऑफ गॉड भी बोलते थे, हरिजन का मतलब होता है। ठीक है। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दे दिया। कुछ मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रेसिडेंटी थी, तो गांधी जी ने दोबारा एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। और 1938 में त्रिपुरी क्राइसिस, 1939 में आपको पता होगा गांधी जी सुभाष चंद्र के मध्य क्लास देखने को मिला, पट्टाभी सीतारामैया की हार हो गई। और द्वितीय विश्व युद्ध में हमको मतलब कि फांसीवादी शक्तियों का, जापान का सहयोग करना चाहिए, तो इस मुद्दे पर मतभेद देखने को मिले। इस संबंधी हम टॉपिक पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। हाँ, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि ओवरव्यू आपको दे रहे हैं कि गांधी की यात्रा कैसे चली, और इनको हम विशेष रूप से पढ़ते ही हैं। मतलब कि अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन आया तो उसको डिटेल में पढ़ते हैं, तभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है। और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चला, जिसको अगस्त आंदोलन भी बोलते हैं, और जिसमें आपने देखा ही लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरकार ने जीरो आवर ऑपरेशन चलाया, जिसमें बहुत सारे जो नेता थे उनको गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया और उनको जेल में किया। ठीक है। और इसके बाद बहुत सारी चीजें चली, जिसके बाद आपने देखा होगा शाही आंदोलन चला, नौसेना विद्रोह चला। ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया, और उसके बाद आपकी 3 जून की योजना आई, और 1947 में भारत इंडिपेंडेंस पाई। और गांधी जी ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। और इससे पहले हम जानते हैं कि गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी। गांधी जी सोशल मतलब कि साउथ अफ्रीका में रहे, उस दौरान उनने बहुत सारी चीजें सीखी। भगवत जैन गीता से उनने कुछ सिद्धांत लिए, जैनिज्म से लिए, बुद्ध से लिए, बाइबल से लिए, गोपाल कृष्ण गोखले से उनने सीखा। टॉलस्टॉय एक बुक थी जिसका नाम था किंगडम ऑफ गुड इज विथ यू, जिससे उनने गांधी जी बहुत प्रभावित थे। और एक रास्कन की, जॉन रास्कन की बुक थी अनटू द लास्ट, जिनने सर्वोदय की अवधारणा ली, यहाँ से स्वराज की अवधारणा ली। और इन सबको मिलकर उनका प्रभाव हुआ। तब उनका एक पहला विचार आया कि सत्य और अहिंसा संबंधी हमको बात करनी चाहिए, कि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, गॉड है। और हमें किसी से नहीं डरना चाहिए, केवल किससे डरना चाहिए, गॉड से। और हमें एक नैतिक जो वचन है, नैतिक जो हमारे सिद्धांत हैं, उन पे हमें काम करना चाहिए। और हिंसा से हमको दूर रहकर अहिंसा का मार्ग हमको अपनाना चाहिए। तभी हम जो
साम्राज्यवादी शक्ति है उसको पराजित कर पाएंगे। अन्यथा अगर आप हिंसा करोगे तो साम्राज्यवादी शक्ति आपका हिंसा का जवाब आपको हिंसा से देगी। तो आपके जो स्वतंत्रता संबंधी आंदोलन जो आप चला रहे हो वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और लोगों का मनोबल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस बात को, उनका पहला सिद्धांत था सत्य और अहिंसा। जैसे हमने यहाँ कुछ सिद्धांत हैं, जैसे अहिंसा, सत्य और अहिंसा बात की, मतलब कि सत्य बोलो, अहिंसा असत्य, मतलब कि कोई चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपरगय मतलब कि आपको ज्यादा संपत्ति अर्जित नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना, केवल आपका जितना आपका काम चल सके उतना करो, अन्यथा आप लोगों में दान कर दो। डेली फूड के लिए काम करो, अपनी डाइट को क्या करो, अपनी डाइट को कंट्रोल करो, और फियरलेस रहो, हमेशा डर के माहौल में नहीं जीना है। इक्विटी ऑफ ऑल रिलीजन, सभी धर्मों में, लेकिन सर्वधर्म समता की बात की, सर्वधर्म सद्भाव की बात की, स्वदेशी की बात की। ठीक है, और स्पर्श भावना की बात की, क्या आप जो छुआछूत की भावना करते हो वो आपके अंदर क्या है, गलत है। ठीक है, तो सत्याग्रह का मतलब आपको पता ही है कि हमको एक एक सत्याग्रह का मतलब है कि एक्साइज है। अगर आपके साथ कोई अन्याय कर रहा है, आपको कोई शोषण कर रहा है, आपको कोई गलत व्यवहार कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ उसके इस तरीकों को मतलब कि दूर करने के लिए आप क्या करोगे, सत्याग्रह करोगे, जैसा अभी मध्य प्रदेश में भट्टी सत्याग्रह चल रहा है। ठीक है, और ये कहां से आया ऑप्शन, इसका ओरिजिनल हमको उपनिषद में देखने को मिलता है, बुद्धा की टीचिंग में देखने को मिलता है, महावीर की टीचिंग में देखने को मिलता है, और टॉल्स्टॉय और रास्किन की जो फिलॉसफी है उसमें भी हमको देखने को मिलता है। सर्वोदय में गांधी ने कहा कि सभी की उन्नति की बात करते हैं, अंतिम छोर पे कोई भी व्यक्ति बैठा है तो उसका भी विकास होना चाहिए, और भारत निर्माण में उसकी भी क्या होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। ये सिद्धांत कहां से लिया उन्होंने, जॉन रस्किन की बुक थी अनटू द लास्ट, वहां से इस सिद्धांत को लिया। स्वराज में कहा कि व्यक्ति को सरकार के द्वारा गवर्न नहीं करना चाहिए, सेल्फ रूल होना चाहिए, मतलब राम राज्य की अवधारणा उनने दी। राम राज्य का मतलब है कि सरकार का नियंत्रण लोगों पे नहीं होना चाहिए, व्यक्ति अगर स्वयं रेगुलेट होगा, नैतिक सिद्धांतों के द्वारा क्या होगा, नियमित होगा, तो वो क्या होगा, स्वावलंबी समाज बनेगा, और राम राज्य होगा मतलब जहां ना तो कोई गरीब होगा, जहां ना तो कोई शोषक होगा, जहां जहां ना तो कोई असमानता होगी, जहां ना तो कोई छुआछूत होगी। तो इसका मतलब है कि राम राज्य हमको लाना है तो हमें स्वराज की अवधारणा लानी पड़ेगी। स्वराज का मतलब है कि हमको सेल्फ गवर्न होना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, राम राज्य स्टेब्लिश कर पाएंगे। और अगर सरकार के द्वारा लोग गवर्न होते हैं तो लोग क्या होते हैं, भयभीत होते हैं। सरकार शोषक करती है, सरकार अल्पसंख्यक लोगों का क्या करती है, शोषण करती है। तो ये गांधी जी का विचार थे। तो और राम राज्य का मतलब है कि फॉर द पीपुल बाय द पीपुल होना चाहिए, ना कि इस बात को उनने किया कि लोगों के द्वारा लोगों को शासित होना चाहिए, इस बात को उनने कहा, राम राज्य का मतलब था। स्वदेशी कहा, स्वदेशी में कहा चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हम सुशासन की बात करते हो, चाहे वो आर्थिक आधार पर मतलब कि स्वावलंबन की बात करते हो, तो स्वदेशी होना चाहिए। ग्रामीण का उत्थान होना चाहिए, स्वयं सक्षम होने चाहिए, मतलब कि ग्रामीण में अगर छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योगों का विकास होगा तो ग्रामीण क्या होंगे, अपने आप में स्वावलंबन होंगे, आत्मनिर्भर होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आगे चलकर आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो तो राजनीति में भी शासन क्या सा होना चाहिए, अपने लोगों के द्वारा होना चाहिए, और आर्थिक आधार पर भी उनने बात की। ठीक है, बड़े बड़े उद्योग का उनने आलोचना की, क्यों, क्योंकि बड़े उद्योग के द्वारा जो लघु कुटीर उद्योग है उनका विनाश कर दिया जाता है, तो उन्होंने कहा कि लघु कुटीर उद्योग को आप प्रमोट करो। ठीक है, ट्रस्टीशिप में उन्होंने कहा कि सोशल इकोनॉमिक आपके अंदर मतलब कि ट्रस्टीशिप है, तो आपके अंदर अगर आपके पास संपत्ति है तो आप अपनी संपत्ति का जो अतिरिक्त सरप्लस वाला पार्ट है उसका आप लोगों के कल्याण के लिए क्या करो, यूज करो। ठीक है, एजुकेशन में उन्होंने कहा कि एजुकेशन कैसे होनी चाहिए,
नई तालीम हम स्कीम लेके आए और वर्धा योजना लेके आए गांधी जी। उन्होंने कहा कि ऐसी हम शिक्षा देंगे जो अर्न लर्न करें और उससे वो क्या करें, अर्न करें, जिसमें स्वरोजगार से संबंधित स्किलिंग हो। ठीक है, मतलब कि जो रोजगार को बढ़ावा दे और चरित्र का निर्माण करे, तो ऐसी एजुकेशन सिस्टम पे वो बात करते थे, जिसमें से एक थी एक वर्धा योजना। ठीक है, 1948 में आपको पता ही था, बिरला हाउस में गांधी जी का चले गए। और जब भारत का विभाजन हो रहा था तो गांधी जी ने कहा कि हमें बधाई की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो दुख दो, क्योंकि वे विभाजन से बहुत पीड़ित थे। तो इस बात को हमने समझा। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। तो हमने गांधी जी का ओवरव्यू देखा, फिलॉसफी देखी, उनके भारतीय संदर्भ में आंदोलन देखे, साउथ अफ्रीका में देखे। तो आपको पता है कैसे व्यक्ति एक सामान्य से विशिष्ट बना, और आज ना केवल भारत में बल्कि विश्व में भी उसका पूजा होती है, उसके सिद्धांतों की पूजा होती है। ठीक है, तो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।